हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डे 13 और आज इसमें हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास से। दोस्तों, प्राचीन बिहार का इतिहास भारतीय सभ्यता के विकास को समझने की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरण, कृषि की शुरुआत, नगरों का विकास, महाजनपदों का उदय, बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार तथा शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। पहला तो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो अब हम एक एक करके ये दोनों स्रोतों के बारे में जानेंगे डिटेल से। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें सीधे तौर पर धरती की खुदाई से प्राप्त होते हैं, जिनका संबंध मानव द्वारा छोड़ी गई भौतिक वस्तुओं से होता है। इन स्रोतों में खुदाई से प्राप्त अवशेष, औजार, सिक्के, मूर्तियां, स्तंभ, इमारतों के अवशेष तथा मिट्टी के बर्तन शामिल होते हैं। चूँकि ये प्रमाण कल्पना या कथाओं पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधियों के अवशेष होते हैं, इसलिए इन्हें इतिहास का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। बिहार के प्रमुख पुरातात्विक जो स्थान है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है मुंगेर। मुंगेर से पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए, जिसमें पत्थर के टुकड़ों, खुरचने और काटने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन औजारों से यह स्पष्ट होता है कि मुंगेर क्षेत्र में मानव बहुत प्राचीन काल से निवास करता था और शिकार तथा खाद्य संग्रह पर आधारित जीवन व्यतीत करता था। फिर हम बढ़ते हैं अगले पुरातात्विक स्थल, जो कि है चिरांद, जो कि सारण में है। चिरांद को बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल कहा जाता है। यहाँ से पत्थर और हड्डियों के औजार के साथ साथ धान और गेहूँ और जौ की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ रहने वाले मानव केवल शिकारी नहीं रहा, बल्कि उसने कृषि को अपनाकर अस्थायी जीवन की शुरुआत की, यानी मानव यहाँ अस्थायी रूप से बस चुका था। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पुरातात्विक स्थल के बारे में, जो कि है चेचर, जो वैशाली में स्थित है। चेचर से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे को भी उपयोग किया था। यह तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और ये भी संकेत देते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक लोग बसते थे, यानी प्रारंभिक बसावट के संकेत देता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने चौथे और अंतिम ताम्र पाषाणिक स्थल के बारे में, जो कि है मनेर। मनेर से प्राप्त पाषाण और तांबे के औजार यह सिद्ध करते हैं कि मानव धीरे धीरे बेहतर औजार बनाना सीख रहा था और उसकी तकनीकी क्षमता से निरंतर वृद्धि हो रही थी, मतलब उसकी तकनीकी क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही थी। अब हम बढ़ते हैं मौर्यकालीन पुरातात्विक प्रमाण की तरफ। पहला तो ये है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ मौर्य प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था और बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। दूसरा है लौरिया आर्यराज। यहाँ के स्तंभ लेखों में सम्राट अशोक की धम्म नीति, नैतिकता और जन कल्याणकारी शासन का वर्णन मिलता है। स्तंभ लेख सम्राट अशोक की नीतियों का प्रमाण। अगला है रामपुरवा। रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ मौर्यकालीन कला की उत्कृष्टता को दर्शाता है और यह सिद्ध करता है कि उस समय शिल्प कला उच्च स्तर पर थी। अब हम बढ़ते हैं बौद्धकालीन स्थल की तरफ। राजगीर वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने वर्षावास किया था, मतलब बुद्ध का प्रवास स्थल राजगीर, और यहाँ पे उपदेश भी दिया था। नालंदा, फिर नालंदा प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जहाँ एशिया के विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। फिर हम बात करते हैं विक्रमशिला की, जो कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है और यहाँ पे तंत्र शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी। फिर पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य और गुप्त काल में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। और खुदाई से हमें अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सिक्के, जो कि आर्थिक व्यवस्था के उदाहरण हैं।
प्रमाण देते हैं, मूर्तियाँ जो कि धार्मिक विश्वास का प्रमाण देती हैं, और मृद भांड जिसे मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं वो दैनिक जीवन का प्रमाण देते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जिनमें इतिहास का वर्णन ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों, यात्रियों के विवरण के माध्यम से मिलता है। ये बिहार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की। रामायण, ये मिथिला, जो रामायण है इसमें मिथिला यानी विदेह का वर्णन है, जो कि बिहार के सांस्कृतिक जीवन का चित्रण करता है। महाभारत में मगध और अंग क्षेत्र का उल्लेख है, जो कि इन जनपदों में राजनीतिक संघर्ष की जानकारी देता है। फिर हम बढ़ते हैं पुराण की तरफ। तो पुराण में वंशावलियों के माध्यम से राजाओं का क्रम और उनकी धार्मिक परंपराओं का ज्ञान होता है। फिर हम बढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ की तरफ। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें सामाजिक एवं प्रशासनिक जानकारी प्राप्त होती है, तथा दीर्घ निकाय से राजतंत्र और गणतंत्र का वर्णन प्राप्त होता है। वही विनय पिटक जो है उसमें बौद्ध संघ के नियम का पता चलता है हमें। इसके साथ ही हम अब जानते हैं जैन ग्रंथ के बारे में, जिसमें आचरांग सूत्र से हमें महावीर के जीवन का वर्णन प्राप्त होता है, और भगवती सूत्र से मगध और वैशाली का विवरण मिलता है हमें। और विदेशियों के जो विवरण रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा विदेशी भारत में आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये था विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, तो इसलिए आते रहते थे। अब बात करते हैं ये जो भी मतलब विदेशी आते थे उनके विवरण से मेगास्थनीज की जो बुक थी वो इंडिका थी, जिससे हमें मौर्य प्रशासन और पाटलिपुत्र का वर्णन प्राप्त होता है। तथा वही फायान से हमें बौद्ध धर्म की स्थिति का पता चलता है, जबकि वेनसांग से नालंदा विश्वविद्यालय और सामाजिक जीवन के बारे में ज्ञात होता है। और जो इत्सिंग था इससे शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता चलता है। और फिर उस टाइम के जो कौटिल्य थे, जिन्हें कि विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, उनके अर्थशास्त्र की पुस्तक से हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था और स्थानीय लेखकों के विवरण का पता चलता था, और मौर्य काल के क्षेत्रीय इतिहास का हमें पता चलता था। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। इस काल में मानव पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करता था। पाषाण काल में पहला काल है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो पहले हम जानेंगे पूरा पाषाण काल में। इसमें मानव आखेटक था, यानी शिकार करने वाला था, और वो खाद्य संग्राहक की तरह भी काम करता था, यानी फल और कंदमूल जो होता था उसे इकट्ठा भी करता था ताकि कभी आगे चल के उसको ज़रूरत हो। और उसके पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मुंगेर और नालंदा, यहीं से पूरा पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए, और इसका समय जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का है। फिर हम बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का रहा है, और इसमें छोटे तथा तेज धार वाले औजार मिले हैं। और मध्य पाषाण काल में पहला पालतू पशु जो बना था वो कुत्ता था। तो आपको ध्यान रहे, अगर पहला पालतू पशु की कोई बात होगी तो वो कुत्ता होगा। और इसी काल में जानवर पालने का परंपरा शुरू हो गया था, मतलब पशुपालन शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में। अब बढ़ते हैं हम नव पाषाण काल की तरफ। इसमें मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था, यानी अब खेती करने लगा था। वो अस्थायी खेती करने के लिए अस्थायी बस्तियाँ बनाने लगा था, क्योंकि खेती करने के लिए कुछ महीने एक जगह रखना होता था, इसलिए वो मानव एक जगह रहना शुरू कर दिया था। और इसके महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद, चेचर, मनेर। और जो नव पाषाण काल है इसके गुफा क्षेत्र हमें कैमूर, नवादा और जमुई से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की तरफ। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसका वर्णन वेदों में मिलता है। वैदिक काल का विभाजन पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। तो पहले हम जानते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। इस समय आर्य बिहार में नहीं पहुंचे थे, और उनका जीवन मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत तक ही सीमित था। जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का था, और आर्य गंडक नदी तक पहुँचे
और बिहार में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हो गया था। अब जानते हैं कि वैदिक साहित्य में बिहार के बारे में क्या कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें बिहार को विदेह कहा गया है, और जो बिहार का क्षेत्र है उसे मिथिला वाला क्षेत्र को कहा गया। और ऋग्वेद में बिहार को कीकट या व्रात्य कहा गया, जबकि वही ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें कीकट को अपवित्र देश कहा गया। और वैदिक साहित्य में बिहार को विदेह एवं कीकट नाम से जाना गया है। साहित्यिक स्रोत में हमने जान गया कि वो बौद्ध में क्या कहा गया है, जैन में कहा गया है, क्या कहा गया है, और विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या प्राप्त हुआ है। रामायण में जाना, हमें महाभारत में और पुराणों में भी जान गए। हमने अपने अध्ययन में पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल के हर एक चरण को समझा। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। फिर वैदिक साहित्य के बारे में भी हमने जाना है। और इसी काल में, मतलब उत्तर वैदिक काल में, मिथिला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा था। तो ये बात ध्यान रहे कि मिथिला का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इस प्रकार अगर आपको पूरा अपने अध्ययन किया होगा तो आपको पूरा तात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मिलकर प्राचीन बिहार के इतिहास को न केवल प्रामाणिक बनाते हैं बल्कि हमें यह भी समझाने में सहायता करते हैं कि बिहार भारतीय सभ्यता का एक मौलिक और केंद्रीय क्षेत्र रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, जिस पे आप विजिट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ कल डे 17 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।